अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदेद। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ुर जो बहुत पुराना मामला था, सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला आ चुका है। फैसला की कॉपी आप देख सकते हैं। 1045 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है। कितनी मोटी इसकी कॉपी है। ये फैसला आखिर क्या है? इस फैसले में बात साफ है, सब लोग मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने माना कि राम मंदिर नहीं तोड़ी गई थी। 1949 में राम प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि ज़बरदस्ती मूर्तियां रखी गई थी और 1992 में मस्जिद तोड़ी गई थी, आइन की धज्जियां उड़ाई गई थी। ये सब मुजरिम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह, जहां 500 साल से मस्जिद थी, मंदिर बनाने के लिए सौंप दी है और मुसलमानों से कहा है कहीं और जाकर मस्जिद बना लीजिए? इस पूरे फैसले को जानने के लिए हम आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब महमूद पराजा साहब। जानेंगे और फैसले पर तफसील से बहस करेंगे कि फैसला है क्या, किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह दूसरों को सौंप दी है, कोर्ट रूम में क्या हुआ था, जजेस ने किस तरह फैसला सुनाया। महमूद पराजा साहब, आपका मिला टाइम्स में खैर मकदम है। ये सारा कुछ मानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर कहा कि यहाँ पर मस्जिद के बजाय राम मंदिर की तामीर होगी और मुसलमान कहीं और जाकर मस्जिद बनाए? देखिए, इस जजमेंट को मानना हर हमारे मुल्क के शहरी की मजबूरी है, क्योंकि ये हमारे आइन ने जो हमारा जो सिस्टम बनाया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता या उसको किसी बड़े कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच से ख़त्म नहीं कराया जाता, जब तक वो कानून होता है मुल्क का, तो हमें इसको मानना तो पड़ेगा। मगर इस जजमेंट में जितनी भी खामियां हैं और जितनी भी इस जजमेंट की तनकीद के ऊपर तनकीद की जाए वो कम होगी, क्योंकि ये जजमेंट एक किसी भी शक्ल से एक कानून की रूह से और आइन की रूह से एक अच्छा जजमेंट नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई शक और इसको जजमेंट कहा जाए या ऑर्डर कहा जाए या फिर एक वो क्या बोलते हैं कि मुसालती फार्मूला या कि मीडिएशन वाला फैसला या रेजोल्यूशन कहा जाए तो वो बेहतर होगा। लेकिन ये इसको एक कानून के बुनियाद पर तय हुई जजमेंट नहीं कहा जा सकता। ये हमारा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है और बहुत मजबूत क्रिटिसिज्म है। एक जो बहुत बुनियादी बात है, जिसको अब इस पे बहुत सारी चीज़ें कही जा चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में भी हैं, लेकिन आपको आज मिलत टाइम्स को मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो सामीन हैं वो इसको एक दूसरे एंगल से भी देखें। और दूसरे एंगल से देखना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, वो गलतियां जो कि एक साजिश के तहत हो रही हैं, जो हमसे हमारे कायदीन से, मतलब गलती कहाँ हुई? मैं वही बता रहा हूँ, मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे हैं। मैं मुस्लिम क़यादत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी ग्रुप को या सोसाइटी के हिस्से को इख्तियार होता है अपनी कारगुजारी पे। कोई उनके जो मुखालिफिन हैं या जो उनके ख़िलाफ़ हैं, जो RSS वाले लोग हैं, उनके कारगुजारी पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, तो हम उनकी कारगुजारी चेंज नहीं कर सकते। हम अपने जो रिएक्शन है, जो अपना जवाब है या अपनी जो तैयारी है, उसी पे हक रखते हैं और उसी की तैयारी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जो मेरी और जो लोग नहीं कर रहे हैं तनकीद, वो ये भी है इस जजमेंट के ऊपर मेरी तनकीद या क्रिटिसिज्म, कि उन्होंने जो बाबरी मस्जिद का पक्ष था उसमें जो उनकी वकालत की खामियां थी, जो उन्होंने पॉइंट आउट भी की, और मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ, और मैं अब हर जगह बता रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके जो पैराग्राफ 477 से लेके 498 तक ज़रूर पढ़ें सब, और देखें कि किस तरीके से जो बाबरी मस्जिद की साइट थी उसने मैं इनको जानबूझ के की हुई जो कमियाँ छोड़ी गई हैं, ये कहता हूँ। लेकिन अगर ये पैराग्राफ में क्या है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ अभी, लेकिन मेरी बात पे यकीन ना करें, क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके जो ये नेट पे अवेलेबल है जजमेंट, पैराग्राफ 477 से लेके 500 तक सब लोग पढ़ें इसको ध्यान से, 498 से लेके 500 तक, तब आपको समझ में आएगी मैं बात क्या कह रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो या तो वो बेवकूफ़ी थी हमारे वकीलों की, या वो जानबूझ के था। मेरा ऐसा मानना है कि ये जानबूझ के कमियां छोड़ी गई और ये एक लंबे टाइम से प्लानिंग हो रही थी, जिसमें
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सब इसमें मुलविस थे। जानबूझ के हमारा केस शुरू से कमज़ोर बनाया जा रहा था और एक ज़मीन तैयार भी की जा रही थी कि जब ये फाइनल फैसला आए, अगर वो ज़मीन तैयार नहीं की जाती, हमारी क़यादत नहीं करती, तो शायद ये फ़ैसला ऐसा नहीं भी आता, क्योंकि एक ऐसा माहौल तैयार किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, पहले बाबरी मस्जिद कही जाती थी, बाबरी मस्जिद के बाद डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर हमारे अपने लोगों ने टेलीविज़न पे बोलना शुरू कर दिया। बहुत सारे ज़मीर फरोश जो थे हमारे, उन्होंने सलमान नदवी साहब जैसे, उन्होंने ये बहुत पहले से बात कहनी शुरू कर दी थी कि इसको दे ही देना चाहिए। फिर जो ज़मीरुद्दीन जो हमारे जनरल साहब हैं, जो कि वाइस चांसलर के भी पद से नवाजे गए, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो मस्जिद नहीं बना पाएंगे हम। यानी कि हिंदुस्तान के, भारत के संविधान में इतनी ताकत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फॉलो कर सकें। ये सब जो माहौल बनाया जा रहा था, बहुत सारे हमारे आलिम दीन, जो एक रविशंकर साहब हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, श्री रविशंकर, श्री का मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मिस्टर कहने का क्या मतलब हुआ मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ उनको रविशंकर साहब कहता हूँ। तो उन लोगों से जाके रात को दिन उनमें बंद कमरों में क्या क्या गुफ्तगू होती थी, उसका सबका अंजाम ये हुआ। जो हमारे जो जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब हैं, जिन्होंने आदम सेना बनाई, जिन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई, जिन लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी कस्में खाई बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, उन्होंने तक इसका खैर मकदम किया। तो हमें ये, हमारी मिल्लत को और मुस्लिम कम्युनिटी को ये समझने की ज़रूरत है कि आज जब तक हम अपनी क़यादत चेंज नहीं करेंगे, बाबरी मस्जिद सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी एक भी मस्जिद, एक भी खानका, एक भी करबला, एक भी आस्थाना और हमारा एक भी चीज़ सेफ नहीं है हमारे मुल्क में। और उसमें सबसे बड़ी गलती और शमूलियत इस साजिश में अगर किसी की है तो हमारी आज की क़यादत की है, जिसको बगैर बदले हम किसी जगह नहीं पहुँच सकते। अब मैं आपको जजमेंट के बारे में बताता हूँ कि क्या गलतियाँ की गई। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब हैं, वो टेलीविज़न पे और पब्लिक के सामने बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं, लेकिन क्या बैरिस्टर साहब को खुद पेश नहीं होना चाहिए था इस कोर्ट के केस में? क्या ज़फ़रयाब जिलानी साहब को, ये सवाल हमने उनके एक पार्टी के लीडर से कहा था कि खुद क्यों लड़ते, उन्होंने कहा कि वो एक राय आमा तैयार करते हैं, हमवार करते हैं। अब सारा काम तो हर मैदान का एक आदमी एक्सपर्ट होता है। वो बैरिस्टर ज़रूर हैं, लेकिन वो वकालत नहीं कर रहे हैं, वो एक सियासत कर रहे हैं। तो हर मैदान का एक्सपर्ट होता है, जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो ये उन्होंने एक दलील पेश की कि हाँ, बिल्कुल सही, दुरुस्त। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद ने उनको अगर बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद बैरिस्ट्री कराने भेजा था तो शायद उनके जहन में यही बात होगी कि मेरा फर्जंद बाबरी मस्जिद का केस लड़े और जीते और मैं उसको बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दूँ, इस चीज़ के लिए तैयार करूँ कि जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा केस होने वाला है उसमें हमें किसी के आगे झोली फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा ऐसा मानना है कि शायद सलार मिल्लत ने उनको इसीलिए बैरिस्ट्री कराई होगी, नहीं तो उन्हें डॉक्टर भी बनाया जा सकता था, इंजीनियर भी बनाया जा सकता है। इतने ज़हीन आदमी है, वो किसी भी प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। केस एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, अब मैं केस से पहले ये सब चीज़ें ज़रूरी। केस तो जानबूझ के जो माहौल तैयार किया गया वो बताना ज़रूरी है। तो देखिए, इस केस की जो सबसे बड़ी एक जो सुतून साबित हुआ है ये केस को, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने के लिए, और मैं यहाँ इस जजमेंट को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इस जजमेंट की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, मैं फैक्ट्स पे, मेरिट्स पे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी मजम्मत मैं कर ही रहा हूँ आप सब लोगों के सामने कि जो मुस्लिम तरफ से जो केस लड़ा जा रहा था उसमें 85 खामियां थी, उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिया और ये नहीं कहा कि इन लोगों ने क्योंकि अपना केस ही ठीक से नहीं लड़ा है तो हम इनकी मदद करते हैं। ये जजमेंट की मेरी एक बहुत बड़ी तनकीद है, जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए, इंसाफ के लिए, पूरे इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी था कि मुस्लिम पक्ष ने जो गलतियाँ की थी अपनी वकालत में उसका कोई तोड़ सुप्रीम कोर्ट निकालती, वो नहीं निकाला इस जजमेंट ने। ये मेरी उस पर सबसे बड़ी तनकीद है, क्योंकि इससे सब्सटैंशियल जस्टिस इस वजह से भी नहीं हुआ कि, और उसकी एक मिसाल मैं दे ही रहा हूँ आपको, जो मैंने पेज नंबर बताए आपको अभी, या पैरा नंबर बताए,
कि ये एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह साबित हुई कि एएसआई की रिपोर्ट जो है वो हमारे वकीलों ने जब ट्रायल हो रहा था हाई कोर्ट में उसे चैलेंज ही नहीं किया, उसको क्रॉस एग्जामिन करके ख़त्म नहीं किया। यानी कि ये अब कानून ये है एविडेंस एक्ट के तहत कि अगर कोई एक्सपर्ट विटनेस आता है उसको क्रॉस एग्जामिन करके उसकी गवाही को अगर झुटलाया नहीं जाता, ये नहीं दिखाया जाता कोर्ट को, ये साबित नहीं किया जाता कि ये जो इसने अपनी गवाही दी, हालांकि ये एक्सपर्ट विटनेस है, प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि इसकी बात सही होगी, लेकिन किताबों के हिसाब से जो इस फील्ड की साइंस है और ये रोज़मर्रा की बात है, हम लोग अपने सारे ट्रायल्स में ये करते हैं, ये बात इसकी तस्लीम करने लायक ये रिपोर्ट नहीं है। अगर हमारे वकील ये क्रॉस एग्जामिन करते तो बहुत आसानी से ये साबित हो सकता था कि ये जो 11 साल बाद 1992 में, आपको पता है सब लोगों को, बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, और ये एएसआई की रिपोर्ट 2003 में जब बीजेपी की सरकार थी उस दौरान ये रिपोर्ट खुदाई हुई थी, ये रिपोर्ट बनवाई गई थी। तो ये बहुत आसानी से हो जाती कि 11 साल में उस जगह से क्या छेड़छाड़ की गई थी इसके बारे में कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई मरतबा कहा कि आसार कदीमा की रिपोर्ट को बुनियाद नहीं बनाया जाएगा फैसले में, मुस्लिम फरीक का भी कहना है, लेकिन जज ने इनको बनाया। कई मरतबा उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम उसको नहीं बुनियाद बनाएंगे। देखिए ये यकीन दहानी जो है ये इस जजमेंट में नज़र नहीं आ रही है। ये जो हमारे बड़े बड़े माहिर कानून हैं और जो हमारे उलमाए दीन हैं, पब्लिक को आके टेलीविजन पे क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें क्या नज़र आ रहा है वो नहीं नज़र आ रही है कि उन्होंने ये वादा किया था या क्या किया था। जजमेंट में नहीं, उसका जजमेंट में ऐसा कोई वादा नहीं है कि हम एएसआई की बुनियाद पे नहीं करेंगे कोई फैसला, और जजमेंट में ये है कि एएसआई को बहुत बड़ी बुनियाद बनाया गया है ये मानने का कि हमारा, क्योंकि हमने एएसआई की रिपोर्ट को चैलेंज ही नहीं किया, क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, तो वो बात हमने मानी है कि एएसआई की रिपोर्ट को उन्होंने किस तरह बुनियाद बनाया? क्या एएसआई की रिपोर्ट में उन्होंने क्या इसमें जिक्र किया? इसमें जिक्र ये किया गया एएसआई की रिपोर्ट में कि गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बाबरी मस्जिद की जमीन के नीचे से मिले हैं, लेकिन उसके बारे में उन्होंने ये भी कहा, ये एक शक पैदा हो गया कि वहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर था, और उसके बाद जो माहौल मुल्क में तैयार किया गया जिसमें हमारे खुद की क़यादत शामिल है, जिसमें ऐसा माहौल तैयार हो गया। लेकिन उसमें राजा साहब, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर तोड़े जाने का कोई सबूत नहीं मिला, जो स्ट्रक्चर मिला वो 2000 साल पहले का मिला, मस्जिद 1528 में तामीर हुई, और ये मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त का स्ट्रक्चर मिला। वो स्ट्रक्चर किस मजहब का था उसकी भी कोई तफसील उन्होंने नहीं पेश की है। बुद्धिस्टों का भी दावा है कि वहाँ हमारा एक हमारा एक इबादत खाना था, मंदिर था, तो वो कैसे बुनियाद बन सकता है इतना हल्का सा, बिल्कुल गैर इस्लामी होने का मतलब ये नहीं तो। देखिए कैसे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब इस जजमेंट की तनकीद कर रहे हैं, मैं आपको ये बताने मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर इतना हल्का होने के बावजूद कैसे उन्होंने एक्सक्लूसिव पोजीशन के लिए इसको बुनियाद बनाया। जो इस तरह के मुश्किल केस लड़ते हैं, ये एक कोई आसान केस तो था नहीं, पूरा माहौल बना हुआ था, बहुत टफ केस था, बहुत टफ केस था। तो क्या हमें जगहें छोड़ के रखनी चाहिए थी? हम जजों को तासुबी बता के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बचने की कोशिश अपनी गलतियों को ना करें, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे ये सब चीज़ें होनी है। ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है कि सिर्फ हम सिस्टम को और जजमेंट्स को गलत ठहराते जाएं और कौम और मिल्लत के सामने फिर वही काम करें, क्योंकि कौम और मिल्लत को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं कि पूरा सिस्टम। तो ये आसार कदीमा को मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी या जो मुस्लिम फरीक उन्होंने बिल्कुल उसको रिजेक्ट नहीं किया या क्या नहीं किया, और ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने कोर्ट में यहाँ तक बोला, इसकी क्या वजह थी कि वो कोर्ट में जाके ये बोले कि राम चबूतरे पे जन्म स्थान था या हो सकता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे, ये सब तश्तरी पे माहौल तैयार करके दिया जा रहा था, अगले दिन जाके फिर उसकी वो की कि नहीं हमारे मुंह से गलती से निकल गया था। अच्छा, ये क्या सिस्टम चल रहा था? ये कोई वो अपना हाथ साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे क्या? अच्छा, फैसले में जो एक और उन्होंने जब कहा कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, तो फिर उन्होंने दूसरी जगह मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जगह मंदिर के लिए दे दी, किस बुनियाद पर? देखिए मैं अपने सभी इंटरव्यूज में इस पे डिटेल में क्रिटिसिज्म कर चुका हूँ, इस जजमेंट में यहाँ भी कीजिए, यहाँ भी करूँ। ये बिल्कुल ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको पब्लिक डोमेन में नज़र आ रही है, वो भी, और बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि अब मैं आपको भी बता देता हूँ। पहली चीज़ तो जो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले स्टेटस को एंटे सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। ये मान के कि 1949 में इलीगली मूर्तियाँ रखी गई थी
ये मान के कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी इलीगली, ये मान के भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए, इस जजमेंट ने कोई इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि हमें स्टेटस को एंटे इस्टेब्लिश कराना चाहिए था। और ये हमारी भी कोताही रही है हमारी साइड की कि हमने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। ये हमारी मुलव्विस जो हमारी जो लीडरशिप है ये मिली हुई थी आरएसएस से, उस वजह से हमने नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो इतनी बड़ी कमी थी उसमें, इस जजमेंट में उसका कोई ध्यान नहीं दिया कि नहीं, जो आम केसेस होते हैं, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसको उसी जगह पे लाते हैं पहले कोर्ट, कि अगर किसी ने कोई कोर्ट की चलते हुई प्रोसीडिंग्स में कोई ग्राउंड पे रियलिटी को चेंज किया तो ये एक नॉर्मल बात है कि कोर्ट कहती है पहले तुम स्टेटस को एंटे मेंटेन करो। वो इसमें नहीं किया गया इस जजमेंट में, ये इसका क्रिटिसिज्म है। मगर ये मेरे हैदराबाद में बाकायदा, आप जो लोग जानना चाहते हैं, मैंने हैदराबाद में इस बात को पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में उठाया था और वो उनके मिनट्स में दर्ज है। कौन एसआईआर की रिपोर्ट को आपने? नहीं, इसके लिए कि स्टेटस को एंटे की एप्लीकेशन नहीं लगाई गई, आज तक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वाइट पेपर में जो फाइल हुआ था तब, जो भारत सरकार ने किया था फाइल, उसमें कहा गया था कि हम मस्जिद वहां पे बना के देंगे दोबारा। ये वाइट पेपर में भी कहा गया था। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने वादा किया। नरसिम्हा राव के साथ जो तो हमारे हुकूमत ने कहा है कि जल्द से मंदिर की तामीर की जाए। नरसिम्हा राव साहब के साथ भी बहुत सारे हमारे आलिमदीन फोटोएं खिंचवाते थे, गले में हाथ डाल के घूमते थे। तो ये सब बाबरी मस्जिद की शहादत का वाकया पेश आने के बाद भी बहुत सारे दुआएं करते थे उनके साथ खड़े होके। तो ये जो है ना, अब सिर्फ शक्लें बदल गई हैं। उस समय जिनको हमारे आज वाले जो हमारे कायदीन हैं उनको जो बुरा भला कहते थे, आज वो खुद उसी जगह पे खड़े हैं जिन जगहों पे वो पुराने वाले आलिम खड़े थे नरसिम्हा राव के साथ बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद। जजमेंट पे थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा क़यादत। आप लोग अगर मतलब क़यादत तो उसमें आ ही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा जजमेंट पर भी। हाँ, जजमेंट पे बता रहे हैं, लेकिन मेरा दिल इतना वो है इस वक्त कि मैं बार बार अपने आप को चाह के भी नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन यही बात ज़रूरी है। तो जजमेंट की ये जो तनकीद है मैं कर रहा हूँ कि उसको स्टेटस को एंटे कराना चाहिए था। दूसरी तनकीद ये है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि जो गुनहगार है उसको फ़ायदा पहुँचाया गया। ये इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म है एक और बहुत बड़ा, कि जिसने गुनाह किया, जिसको तस्लीम किया गया कि गैर कानूनी काम किया, उसी को फ़ायदा पहुँचाया गया। तीसरी तनकीद ये है कि जिस चीज़ को जिसको दिया गया है जगह, जो निर्मोही अखाड़ा था, जगह पे क्लेम वो कर रहे थे, लेकिन जगह दी गई है रामलला को, या एक तरह हुकूमत को, सरकार को जगह दी गई है। जगह दी गई है रामलला के हक में और सरकार को। ये इसकी तीसरी बहुत बड़ी तनकीद, क्रिटिसिज्म है इस बात का कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। कोई भी ज़मीन एक्वायर नहीं की जा सकती, कोई भी काम सरकार नहीं कर सकती जो कि सेकुलर ना हो। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन एक्वायर सेकुलर पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी तनकीद है। ये बहुत बड़ी खामी है इस जजमेंट में कि किसी भी ऐसा काम जो कि सेकुलर ना हो, किसी मजहबी काम के लिए, और राम मंदिर बनाना और ट्रस्ट बनाना राम मंदिर बनाने के लिए, ये भी है ना कि अगर करते तो दोनों करते, मस्जिद के जैसे नहीं कर सकते। तुम अगर किया मंदिर का, दोनों का करते हैं, नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर किया तो दोनों का करना चाहिए। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, ये कोई बंदर बांट नहीं हो रही है कि मुसलमानों को दे दो, सिखों को दे दो, क्रिश्चियंस को दे दो, या किसी मनुवादियों को दे दो। ये हो ही नहीं सकता। यही तो बुनियादी बातें समझने की। अच्छा, सारी चीजें तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने गलत काम किया है कि नॉन सेकुलर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 में सरकार को कहा कि आप मजहबी काम करो। ये इसकी तनकीद है। अच्छा, ये जो पूरा फैसला है, अब इतनी सारी खामियां हैं जजमेंट में है, कई सारे लोग कह रहे हैं, तो क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है रिव्यू पिटीशन के जरिए? मेरी जो, देखिए अभी भी मैं खुल के और नहीं बोलूंगा, तो ये मेरी भी गुनाहगारी होगी। जो टीम ने ये केस लड़ा वही टीम फाइल करेगी, तो ये आरएसएस के साथ मुलव्विस होकर करेगी, क्योंकि ये रिव्यू भी हारना चाहते हैं। रिव्यू के लिए भी स्टेज तैयार करके टीम रिव्यू पिटीशन दायर तो एक कमजोर पिटीशन फाइल करेंगे ताकि ये हारे आराम से। जो गलतियां इन्होंने की हैं वो गलतियां दोबारा दोहरा के इसको पूरी पुख्तगी दी जाए। मतलब रिव्यू पिटीशन में क्या बेस बनाया जा सकता है इस फैसला को चैलेंज करने के लिए? रिव्यू पिटीशन के बेस बहुत सारे हो सकते हैं, एरर अपरेंट है इसमें, लेकिन मैं आपको बुनियादी तौर पे बता रहा हूँ कि जो वो ठीक है, बात आपने कह दी, मान लिया
कि ये दूसरी टीम आएगी तब होगा, लेकिन बेस क्या होगा, क्या क्या बेस ये होगा कि उन लोगों से, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ और भी बहुत सारे ज़हीन वकील हैं, उनसे बैठ के बात की जाए और ये जो डिस्कशन हुआ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करें तो तब करें जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड लीगल कमेटी बनाए, उसमें सब लोग हों और वो कमेटी में हम क्या डिस्कस करते हैं, रिव्यू पिटीशन क्या फाइल होनी चाहिए, वो टेलीकास्ट हो डायरेक्ट, या आप लोग बैठ के उसको करें। बाज़ाब्ता टेलीकास्ट हो, टेलीकास्ट नहीं हो तो कम से कम रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे चले, रिकॉर्ड में ज़ाब्ते में आनी चाहिए किसने क्या कहा वहाँ पे, और फिर जब से रिव्यू पिटीशन आर्ग्यू होगी तो नजर आ जाएगा कौन किस तरफ है। ये हम हवा में बातें करते रहेंगे, कुछ बातें मैं करूंगा, कुछ बातें हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के दूसरे जो हमारे आलिम दीन है वो करेंगे और वकील करेंगे, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। वो पूरी रिकॉर्ड होनी चाहिए मीटिंग। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक बार पहले भी जो ट्रिपल तलाक का जो केस हारे थे हम, तब भी मैंने कहा था, पॉइंट वाइज लिख के दिया था, मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सब लोगों ने मेरी बात को तस्लीम किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का रिव्यू फाइल करेंगे, लेकिन फिर धोखेबाजी की और उसका रिव्यू फाइल अभी तक नहीं किया लोगों ने। नतीजा ये हुआ कि इस्लाम के खिलाफ जब जजमेंट आई थी वो, तब हमारे उलिमा दीन को, आलिम दीन को कोई परेशानी नहीं थी। जब ये एक्ट आया, ट्रिपल तलाक का बिल आया जो कि मुस्लिम मर्दों के खिलाफ था, तो उन्होंने बड़े बड़े मुजाहरे किए और आज उसकी रिव्यू भी फाइल की। तो यही इस तरह की कारगुजारी बाद में भी होगी, तो वो जब बताने का फायदा है जब वो मीटिंग जो है। अच्छा, फैसले में मस्जिद की हैसियत को क्या तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट ने? तस्लीम किया है कि हाँ मस्जिद थी, ये जगह मुसलमानों की है, मतलब, या उन्होंने 1857 से पहले का एतबार करके कहा कि मस्जिद थी लेकिन मिल्कियत हिंदुओं की होगी, रामलला की होगी? देखिए, बुनियादी वजहें दो हैं। एक तो इसमें फेथ इस जजमेंट में आया ही आया, एक तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में किसी मजहबी काम के लिए 142 में इंटरवेंशन की। ये सब बहुत बड़ी 142 क्या है आइन? 142 आइन का जो आर्टिकल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन को बचाने के लिए और आइन की बुनियादी जो सोच है उसको बचाने के लिए कुछ भी ताकत दी गई है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उस तरह की जो गैर मामूली ताकत है उसका इस्तेमाल करके एक मजहबी काम करने के लिए डायरेक्शन दी है। ये सबसे बड़ी तनकीदों में से एक तनकीद है, पूरी दुनिया देखेगी इसका और पूरी दुनिया इस पे तनकीद करेगी। तो जब आइन ने इख्तियार दिया सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का, तो उन्होंने किया उसका इस्तेमाल करके, तो फिर गलत किया। यही हम कह रहे हैं ना, ये गलत किया क्योंकि ये नॉन सेकुलर पर्पस के लिए किया। अच्छा, सेकुलर पर्पस के लिए कर सकते हैं, सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कर सकते हैं। हाँ, सेकुलरिज्म बुनियाद है हमारे आइन की। मतलब किसी भी मजहब के लिए हम हमारा स्टेट कुछ नहीं कर सकता नहीं, और किसी और मजहब को दबा के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नहीं, जैसा कि बाहर माहौल बनाया जा रहा था कि अगर हिंदुओं के हक में फैसला नहीं आया तो फसाद बर्पा हो जाएगा, मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह से एक माहौल भी देखा आपने बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम हर हाल में फैसला तस्लीम करेंगे, जो भी फैसला आया मानेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी जजेस ने देखा होगा, क्योंकि वो भी टेलीविज़न देखते हैं, चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो लगा होगा अगर फैसला इसके बरक्स आ जाएगा तो हंगामा बर्पा हो जाएगा, तो हालात को काबू में रखने के लिए किया। मतलब ये इसकी एक और तनकीद है कि जो कमज़ोर हैं उनके साथ अगर कोई ज्यादती कर दी जाए, ये इस जजमेंट से ऐसा इंप्रेशन आता है, तो कुछ नहीं होगा। जो ताकतवर नज़र आते हैं उनको फ़ायदा पहुंचा के इस मुल्क में अमन व अमान जो है कायम रखा जा सकता है। ये इसकी एक और बड़ी क्रिटिसिज्म है। ये इस जजमेंट से ऐसी बू आती है कि क्योंकि मुसलमानों के तो हक में दी ही नहीं जा सकती जगह, हालांकि सब चीज़ें बावजूद इसके के कमज़ोरी थी, केस ठीक से नहीं ले गए, सब गए, लेकिन बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखी, इसको तो नकारा जा ही नहीं सकता और वो नकारा भी नहीं गया। तो और लेकिन माहौल तैयार करने में तो हमारे सारे कायद मौजूद थे। अच्छा, 5 एकड़ जमीन जिन्होंने मुसलमानों को दूसरी जगह देने की बात की है बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए, उसका क्या ग्राउंड उन्होंने बनाया, किस बुनियाद पर? यही बुनियाद पर कि बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे, शहीद की गई गैर कानूनी से, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी कि अगर मुस्लिम पक्ष को, बाबरी मस्जिद पक्ष को इसके लिए कंपनसेट ना किया। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि माना की जगह मुसलमानों की है, बट अगर यहाँ मस्जिद दोबारा तामीर होगी तो बाबरी मस्जिद वहाँ थी, लेकिन यही कैच है कि बाबरी मस्जिद तो थी लेकिन वो किसी गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर पे बना के थी, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट ये है, ये पूरे फैसले का खुलासा, जो खुलासा ये है कि एक लाइन में बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे, लेकिन बाबरी मस्जिद जो थी वो ऐसा शक जरूर जाता है कि किसी ऐसी जगह पे बनी थी जहाँ पे हिंदुओं की आस्था है और उसके कुछ सबूत भी शायद हैं। वो ये नहीं कि पुख्ता सबूत है,
लेकिन उसके क्योंकि सबूत भी निकल आया और उसको मुस्लिम पक्ष ने बिल्कुल चैलेंज ही नहीं किया इस बात को। मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पे ये भी दिमाग में होगी जजेस के ये जजमेंट लिखते हुए कि जफर याब जिलानी साहब ने ये तक कहा कि यहाँ पे राम चबूतरा तो वो जन्म स्थान जहाँ पे मस्जिद है खास मस्जिद है उससे थोड़ी दूर हो सकता है या है। तो उसके बाद अब इतना बड़ा महल था तो जन्म स्थान आप खुद दिमाग में सोच के देखिए कितना बड़ा धोखा था ये मिल्लत के साथ जफर याब जिलानी साहब का कि उस जगह को जिसका कोई सबूत कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उसको कह दिया वहां जाके, अगले दिन गलती मान ली कि बाद में क्या होगा नहीं तो उनका मतलब, लेकिन जानबूझ के साजिशन कहा ताकि ये भी बात आ जाए कि यहाँ पे राम जन्म हो सकता है या है। ये जफर याब जिलानी साहब ने कंसीड किया। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा अकीदा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हिंदुओं का जो अकीदा है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन पढ़ा भी कि जो अयोध्या है वो राम की जाए पैदाइश है, जन्मभूमि है, कोई शक नहीं। लेकिन जिस जगह के बारे में दावा है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या उसके बारे में जजेस ने इसमें लिखा है कि ये है राम की जाए पैदाइश? सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी की आस्था पे नहीं चलती, आस्था भी एस्टैब्लिश मैं जानना चाह रहा था कि मैं आपकी बुनियादी बात बता रहा हूँ ना, जो ये माहौल तैयार हुआ है वो कैसे हुआ है। अगर एक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है तो ये साबित करना अहम है कि अयोध्या में जन्म हुआ था, ये भी साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी कीजिए, आपको एविडेंस से साबित करना पड़ेगा। जब आप कोई भी बात कर रहे हैं ये सब चीजें कंसीड की गई हैं जानबूझ के। हाँ, मतलब है कि आपको अयोध्या में पैदा हुए तो भाई एविडेंस साबित करना पड़ेगा, एविडेंस साबित करना पड़ेगा तारीख से। अगर आप कोर्ट में हैं मैं कह सकता हूँ, मैं भले ही उस मजहब को नहीं मानता मगर मैं कह सकता हूँ जी ठीक है मैं आपकी आस्था की इज्जत करता हूँ। तो ये भी कोर्ट की तरफ से खामी है कि उन्होंने कह दिया, कोर्ट की तरफ से खामी है और हमारी तरफ से खामी है कि हमने आर्ग्यू नहीं किया, हमने उस पर आर्ग्यू नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा अयोध्या में है तो है, आप साबित कीजिए कि गुंबद के नीचे थे। हाँ, ये कह रहे हैं हम ये भी कह रहे हैं कि चबूतरे पे है चलो, मतलब फिर तो खत्म ही होगी ना। हमने खुद ही अपने, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जजमेंट तब भी ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा केस कमजोरी से भी लड़ा जा रहा था तो जो हमारे जजेस हैं, जो जजमेंट है उसको इस चीज का टेक केयर करना चाहिए था कि हाँ इनकी वकालत जो है कमजोर है, ये लोग अच्छी तरह से अपनी पैरवी नहीं कर पाते, इसका भी हमने फायदा देंगे। ये नहीं दिया, ये भी एक बहुत बड़ी तनकीद है इस पे जजमेंट पे। मतलब का जजेस सब्सटेंशियल जस्टिस करना जो है जजों की और जजमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें जजेस ने जजमेंट में एक बात ये भी है कि जजों ने अपना इख्तलाफी नोट नहीं लिखा, सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, और फिर एक पांचों जजेस एक राय, एक बड़ी तनकीद है ये भी, लेकिन बहुत सारे लोग कर चुके हैं अब। हालांकि ये भी सबसे बड़ी तनकीद सबसे पहले मैंने की थी कि ये एक ऐसा जजमेंट है जिसमें, और मेरे लफ्जों में उसको कहते हैं कि फुल स्टॉप, कॉमा, वर्ड, हुरूफ, पेज, पैराग्राफ और हजार पेज, सब पांचों जजेस की जहन एक ही चल रहे थे। ऐसा बहुत ही अजीब सी बात लगती है इस जजमेंट को पढ़ के। ऐसा नहीं होता और ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ। तो ये जो पूरा जज है इसकी एक और लाइन थी कि ये भी नहीं लिखा इसमें कि ये इसका ऑथर कौन है, क्या एक जज ने लिखी बाकी सब ने उसे एक्सेप्ट किया, ये भी इसमें कहीं इसकी वजाहत नहीं होती। मतलब आप मानते हैं कि जजेस ने लिखा है पूरा फैसला? आप देखिए ये तो जज आए हैं, जजों ने हुक्म फरमाया है, उसके बाद सभी जजेस ने सत्यमेव जयते के सामने खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवाई है। ये भी पहली बार हुआ है शायद, ये भी मैंने कभी नहीं देखा। तो इससे भी मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों करना पड़ा कि सब पांचों जजेस को सत्यमेव जयते के सामने खड़े होकर तस्वीर भी अखबारों में शाया हुई है। अब वो पता नहीं असली तस्वीर है या नकली तस्वीर है, लेकिन शाया तो हुई है। तो बहरहाल ये पूरा जजमेंट है जो महमूद पराजा साहब ने बताया, ये सारी खामियां हैं। और महमूद पराजा साहब ने साफ तौर पर कहा कि केस बहुत मजबूती के साथ लड़ा गया, लेकिन एसआईए की रिपोर्ट को वहाँ केस मजबूती के साथ नहीं लड़ा गया, गलत बयानी मत कीजिए। बिल्कुल मुलव्विस थे सब लोग, उन्होंने जानबूझ के केस हरवाने के लिए लड़ा। लेकिन सर तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ मस्जिद थी। भाई आप यहाँ मेरे पास बैठे हो, इस बात को कोई नकार सकता है? बाबरी मस्जिद पूरी दुनिया ने देखी, कंटेम्प्ट चला, क्रिमिनल केस चल रहा है, इसमें कौन सी महारत थी? महारत एक ही जगह थी उनकी कि वो एसआई की रिपोर्ट जो आई थी गलत झूठी, अच्छा, उसको क्रॉस एग्जामिन करके वो उसको डिमोलिश करते, वो उन्होंने नहीं किया। महारत उनकी ये थी कि राम चबूतरे पे राम जन्म स्थान है, महारत ये दिखाई उन्होंने। अच्छा, ये बात आप मेरे मुंह में मत डालिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ये सारे लोग मुलव्विस थे, लेकिन उसके बावजूद को भी नहीं। अगर सबूत की बात करें, जस्टिस गांगुली का बयान है कि ये इनकी कोई तारीफ नहीं की जा सकती इसमें कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को वहां एस्टैब्लिश किया। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे वकीलों की इस बात के लिए तारीफ की जाए कि वहां बाबरी मस्जिद, उन्होंने बाबरी मस्जिद को एस्टैब्लिश किया। बाबरी मस्जिद पूरी दुनिया ने देखी है,
कोर्ट अपने आप भी नोटिस ले सकती थी। ये सब नहीं, आप लोगों को इस बहकावे में नहीं आना है। नहीं, इस बात के लिए वकीलों की तारीफ हो रही है कि अब तक एक इल्जाम लग रहा था मुसलमानों पर कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी और सारे मुसलमान बाबर के औलाद है, बुरा भला कहा जा रहा था। इस जजमेंट ने ये हमारे वकीलों ने कैसे साबित किया, ये मैं यही जानना चाहता हूँ ना। एएसआई की रिपोर्ट को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, हमारी क्या खासियत है उसमें, ये बताना चाहिए उन्हें। ये वकीलों से पूछना चाहिए मिल्लत को कि तुमने क्या किया इसमें। तुमने तो एएसआई की रिपोर्ट को चैलेंज ही नहीं किया, क्रॉस एग्जामिन ही नहीं किया, उस पर जिरह नहीं की। ये तो बावजूद आपकी सब कोताहियों के बाबरी मस्जिद थी, पूरी दुनिया ने देखी, इसलिए ये जजमेंट है। तो गलतफहमी में ना रहें, वरना यही लोग चैंपियंस बनते रहेंगे और यही लोग हमें मरवाते हैं। अच्छा, अगला मसला काशी और मथुरा का लोग लेके चलते हैं, उसकी वजह से खौफ ज़दा है, इस जजमेंट से उस पर कोई असर पड़ेगा? अगर ये क़यादत रही तो काशी मथुरा नहीं, हजारों मस्जिदें खतरे में है। आप लोगों को जजमेंट की वजह से कोई खतरा नहीं? जजमेंट की वजह से बहुत बड़ा खतरा है, और ये जजमेंट हमने भी तश्तरी में परोस के दी है, उससे सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, ये मुसलमान है, ये जजमेंट का खतरा सुन लीजिए। 5 जजेस की जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के। जब तक इसको खारिज नहीं किया करती कोई बड़ी बेंच, तो सारे हाई कोर्ट इस जजमेंट को मानेंगे और इसको फॉलो करने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी सब बेंचें जो कि 5 जजेस की हैं, वो इसको मानने के लिए मजबूर हैं कानूनी तौर पे। तो ये खतरा हमारे सामने जिंदा है। इस बहकावे में बिल्कुल मत आए लोग कि 1991 है का एक्ट है। ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं बाद में, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं बाद में, वो कानून तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। उनको कोई डर नहीं है कानून से। क्रिमिनल केस झेल रहे हैं, उसके बावजूद कैबिनेट मिनिस्टर्स, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स आके और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स आके बोल रहे हैं मुझे फख्र है कि मैंने दिसंबर 92 में जो किया। तो इस बात के भुलावे मत आए। हम लोगों के साथ जो भी ज्यादती हो जाए, मैं सिर्फ एक ही मिल्लत से गुजारिश करना चाहता हूँ, हो जाए, लेकिन बहकावे में ना हो। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कायद और हम लोग किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वो खतरा हमारे सामने है, हम उससे लड़ने की तैयारी करें, क्योंकि आज बिल्कुल तैयारी नहीं है। जो हमारी सफों में लोग खड़े हैं वो गद्दार हैं। अच्छा पराजा साहब, एक बात, मिल्लत जो है इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन जो उनका अखबारी बयान आ रहा है या मीडिया में जो पब्लिक में बोलते हैं तो कहते हैं फैसला सही आया, न किसी की हार है न किसी की जीत है, हम सब मुतमईन है। पसे पर्दा वो लगता है कि खुश नहीं है, उनको लगता है हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला नहीं आया। तो आखिर वो डरे हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में अपनी दिल की बात नहीं बोल पा रहे? मुनाफिकत को आप तो कासमी हैं। हमारे मजहब ने क्या कहा? हिकमत बोलते हैं उसको, मसले है नहीं, हिकमत बोल लें, लेकिन मैं मुनाफिकत बोल दूंगा उसे। मुनाफिकत जो है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, है और रहेगी। जो हमारे दिल में है वो मुंह पे होना चाहिए। लगता है कि हमारे कायदीन ने अगर आरएसएस से पैसे लिए तो उन्हें बोलना चाहिए। और सब तो बड़े बड़े महलों में रह ही रहे, जाके हमारी मिल्लत को ये भी देखना चाहिए हमारा कौन सा कायद, हमारे जो साहबा इकराम थे उनकी कौन सी सुन्नत पे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत पे चल रहे हैं। क्या वो खाते हैं, क्या वो पहनते हैं, क्या वो किन हालात में रहते हैं, किन महलों में वो रह रहे हैं और मिल्लत किस महल में रह रही है, ये भी सवाल उठने चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आप थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा साहब, जिन्होंने बहुत तफसीली बहस की और सीधे सीधे इन्होंने मिली क़यादत को निशाना बनाया कि उन्होंने कमज़ोरी दिखाई है, रिपोर्ट को चैलेंज किया, जिसकी वजह से फैसला आया है। हालांकि जिसकी वजह से नहीं आया, जिसकी वजह से ये फैसला आने में और आसानी हुई, जिसकी वजह से फैसला नहीं आया। खैर, तो इनका ये दावा है। हालांकि बाहर के लोग ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील थे वो अपना दावा साबित करने में कामयाब रहे और जजेस ने कहीं बाहर से मुतासिर होकर या किसी एक फरीक को खुश करने के लिए ऐसा फैसला दिया। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? फराजा साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।